तेहरान पर मिसाइल गिरी और उसका धुआं हमारे किचन तक पहुंच गया। जब तक न्यूज़ चैनल आपको वॉरजोन दिखा रहे थे, तब तक आपकी जेब से 500 रुपये एक्स्ट्रा निकल चुके थे। दुनिया को लगता है कि आग सिर्फ मिडल ईस्ट में लगी है। न्यूज़ चैनल आपको 24 घंटे यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे मिसाइल अटैक की फुटेज दिखाकर डरा रहे हैं। लेकिन आज इजी पिन कोड पर हम उस मिसाइल की बात नहीं करेंगे। आज हम उस आग की बात करेंगे जो आपके बैंक अकाउंट, आपकी सेविंग और आपके घर के बजट में लग चुकी है। 28 फरवरी 2026, ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। जिस दिन यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया, उसी दिन ग्लोबल इकोनॉमी का एक नया डार्क चैप्टर शुरू हो गया। क्रूड ऑयल $115 पर बैरल क्रॉस कर चुका है। लेकिन इस ग्लोबल केओस के बीच एक ऐसी चीज हुई जिसने हमारे मॉडर्न इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के सबसे बड़े इल्यूजन को तोड़ दिया। आज हम पॉलिटिक्स और प्रोपोगंडा को साइड में रखकर प्योर फैक्ट पर बात करेंगे। आइए डिकोड करते हैं इस ग्लोबल वॉर की डार्क इकोनॉमिक रियलिटी को। हम समझेंगे कि कैसे आम भारतीय इस वॉर का इनविजिबल टैक्स चुका रहा है, और सबसे जरूरी बात, क्यों एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश को अपने लोगों के लिए तेल खरीदने के लिए अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ रही है। जियोपॉलिटिक्स में एक सिंपल रूल है, जब बॉर्डर्स पर लड़ाई होती है तो उसका फाइनल बिल हमेशा आम आदमी चुकाता है। जियोग्राफी देखिए, यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 20% क्रूड ऑयल यहाँ से गुजरता है। ईरान ने इस चौक पॉइंट को ब्लॉक कर दिया है। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल ऑफ थंब है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सिर्फ $10 पर बैरल बढ़ता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल रफली $15 बिलियन यानी करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाता है। अब सोचिए, जब ऑयल $80 से शूट करके सीधा $115 के पार गया है तो हमारी इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगा होगा। गवर्नमेंट अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यूज कर रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो रिजर्व सिर्फ चंद हफ्तों का बफर है। आप ध्यान से देखिए अपने आसपास। मार्च 2026 के स्टार्ट होते ही आम आदमी पर बहुत बड़ा वॉर टैक्स लग चुका है। 14.2 kg डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर का दाम सीधा 60 रुपीस बढ़ गया है, और अब दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे कई शहरों में 900 से 930 क्रॉस कर चुका है। वही कॉमर्शियल 19 kg सिलेंडर तो सीधा 115 रुपीस महंगा होकर दिल्ली में 1883 और गुजरात के कई सिटीज में 1970 तक पहुंच गया है। और सबसे डरावनी बात सिर्फ प्राइस नहीं है, इस वक्त मार्केट में एलपीजी की फुल शॉर्टेज चल रही है। सप्लाई चेन ऐसी ब्रेक हुई है कि एक्स्ट्रा पैसे देकर भी आम आदमी को गैस नहीं मिल रही। फ्रेट चार्जेस ऑलरेडी 13% स्पाइक हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट, सब्जी, राशन, मेडिसिन, हर चीजें महंगी हो रही है। आपको लग रहा है कि आप वॉर जोन में नहीं है, लेकिन जब आने वाले टाइम में आप पेट्रोल पंप पर एक्स्ट्रा पैसे देंगे या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर में इन्फ्लेशन देखते हैं, तब आप एक्चुअली इस यूएस इजराइल ईरान वॉर की कॉस्ट पे कर रहे हैं। एक इनविजिबल टैक्स है, लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह नहीं कि हम इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं। शर्मनाक बात तो यह है कि इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए हमें किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से हमें लगातार बताया गया कि इंडिया अब एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और हम किसी के दबाव में नहीं आते। लेकिन हाल ही में एक न्यूज आई जिसने इस पूरे पीआर नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी। ध्यान से सुनिए, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने हाल ही में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया को एक 30 दिन का वेवियर यानी कि छूट दी है ताकि इंडिया रशियन ऑयल खरीद सके। बेसेट ने अपने इंटरव्यू में एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया। उन्होंने कहा कि यूएस ने इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने की परमिशन दी है। एक सेकंड के लिए यहाँ रुकिए और शब्दों पर गौर कीजिए। परमिशन? वॉशिंगटन में बैठा एक ऑफिसर एक कागज पर साइन करता है और कहता है कि चलो इंडिया, तुम 30 दिन तक रशियन ऑयल खरीद सकते हो। ये सुनकर हमारा विश्वगुरु वाला प्राइड कहाँ जाता है? क्या हम वाकई में आजाद हैं या सिर्फ एक वेवियर के भरोसे जी रहे हैं? दुनिया के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो विश्वगुरु बनने का दावा करती है, उसे अपने 1.4 बिलियन आबादी की एनर्जी नीड पूरी करने के लिए वॉशिंगटन डीसी से परमिशन लेनी पड़ रही है। स्कॉट बेसन ने क्लियर किया कि 30 डे वेवियर एक डेलिब्रेट शॉर्ट टर्म मेजर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यूएस ने ये छूट हमारे फायदे के लिए नहीं दी, बल्कि इसीलिए दी है ताकि ग्लोबल मार्केट में ऑयल सप्लाई पूरी तरह से क्रैश न कर जाए और अमेरिका में इन्फ्लेशन न बढ़े। इस यूएस प्रेशर के आगे झुकने का एक और डिजास्टर साइड इफेक्ट हुआ है। हमारी इस वीक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी ने रशिया के साथ हमारे रिलेशन पर सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। जो रशिया हमें पिछले कुछ सालों से हेवीली डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा था, उसने यूएस इंडिया डील की न्यूज आते ही हमें डिस्काउंट देना बंद कर दिया है। यानी मास्टर स्ट्रोक के नाम पर आज हम अमेरिका से परमिशन भी मांग रहे हैं और रशिया से महंगा तेल भी खरीद रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं दिखती।
इसे जियोपॉलिटिक की भाषा में एक वेसल स्टेट जैसी कंडीशन कहते हैं, जहाँ आपके कोर इकोनॉमिक डिसीजन कोई और ग्लोबल पावर कंट्रोल कर रहा है। अब बात है उस नैरेटिव पर जो आजकल इंटरनेट पर आग की तरह फैलाया जा रहा है। अब यूट्यूब खोलिए, आपको ऐसे हजारों जियोपॉलिटिक एक्सपर्ट और राइट विंग यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो पीएम मोदी और गवर्नमेंट की इस वॉर पर कम्प्लीटली चुप रहने को एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक और चाणक्य नीति बता रहे हैं। उनका तर्क है कि शांत रहकर हम दोनों साइड से फायदा उठा रहे हैं। इंटरनेट पर चाणक्य नीति के ढोल बजाए जा रहे हैं, पर रियलिटी है कि जब घर में आग लगी हो तो चुप रहना मास्टर स्ट्रोक नहीं, मजबूरी होती है। लेकिन प्योर फैक्ट और हार्डकोर इकोनॉमिक्स के लेंस से देखिए तो ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, लेकिन ये डिप्लोमेटिक पैरालिसिस है। जब रसिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तब हमने बोल्ड स्टैंड लिया था, लेकिन आज क्या हुआ? जब यूएस और इजराइल मिलकर ईरान को मैसिव एयर स्ट्राइक करते हैं जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है, तब ग्लोबल साउथ का लीडर होने का दावा करने वाला देश एक बेसिक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी इश्यू नहीं कर पाता। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का वही घिसा पीटा वी अर्ज फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी वाला कॉपी पेस्ट टेम्पलेट बाहर आता है। रियलिटी है कि हम ट्रैप्स में फंसे हुए हैं। एक तरफ अमेरिका है जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है और कासा सैंक्शन की तलवार हमारी गर्दन पर लटका कर रखता है। दूसरी तरफ इसराइल है जो हमारा टॉप डिफेंस सप्लायर है और तीसरी तरफ ईरान और अरब स्टेट है जहां से हमें ऑयल चाहिए और जहां हमारे मिलियंस ऑफ इंडियन काम करते हैं जो रेमिटेंसेस भेजते हैं। इस बैलेंसिंग एक्ट के चक्कर में इंडिया अपना लेवरेज खो चुका है। चाणक्य नीति तब होती है जब आपके पास नेगोशिएशन को अपने फेवर में मोड़ने का पावर हो। यह पावर हमारे पास नहीं बल्कि वॉशिंगटन और इसराइल के पास है। हम सिर्फ शांत बैठकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि आग हमारे घर तक ना पहुंचे, लेकिन रियलिटी ये है कि आग हमारे घर में ऑलरेडी लग चुकी है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? मॉडर्न इंडिया आज एक बहुत क्रिटिकल रास्ते पर खड़ा है। एक तरफ हमारा पीआर मशीनरी हमें दिखाता है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है और हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी घुटनों पर आ जाती है और हमें वॉशिंगटन यूएसए से परमिशन मांगनी पड़ती है। जब तक हम हेवी इंपोर्ट डिपेंडेंस से बाहर नहीं आते, जब तक हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि हम यूएस सैंक्शन को बाईपास कर सके, तब तक ये विश्वगुरु का टाइटल सिर्फ एक इल्यूजन रहेगा। जियोपॉलिटिक्स में रिस्पेक्ट जीडीपी के साइज से नहीं मिलती, आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से मिलती है। जो देश अपने ऑयल और डिफेंस दोनों के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है वो ग्लोबल रूल्स डिफाइन नहीं कर सकता, उसे सिर्फ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मेरा काम आपको डराना नहीं बल्कि उस मैट्रिक्स से बाहर निकालना है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपके दिमाग के चारों तरफ बना रहा है। वॉर सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती, इकोनॉमी पर भी लड़ी जाती है और इस वॉर में कोलेटरल डैमेज हम है। आपको क्या लगता है, क्या सच में गवर्नमेंट की ये चुप्पी एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर हमारी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक मजबूरी? नीचे कमेंट में अपना व्यू जरूर बताइए, मैं हर एक वेल रिसर्च कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपको ऐसे ही डीप अनबायस्ड और प्योर एनालिटिक्स केस स्टडी पसंद है जो ग्राउंड रियलिटी को डिकोड करें तो आप हमारे चैनल इजी फिनकोड को अभी सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन कीप क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। जय हिंद।